स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल AR सक्सेस गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं वीडियो पर। पहला प्रश्न मेरा है क्या है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। इसमें एक प्रश्न और भी बनता है, क्या बनता है कि भारत का नेपोलियन बोनापार्ट किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। तो हम ये दो क्वेश्चन याद कर लिए। फिर मेरा क्या है, ठीक, अगला प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? चाणक्य है। इसका एक दो नाम और भी, एक नाम क्या नाम है? कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। और एक क्या नाम है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ये प्रश्न अक्सर पूछता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या नाम है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। इस पुस्तक में हमें मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। फिर प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। इस पुस्तक में हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। क्या प्रश्न है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। इसमें नंद वंश की समाप्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसकी रचना है। ये प्रश्न है महाभाष्य किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? पतंजलि की। किसकी रचना है? पतंजलि की, ठीक। तो अब हम लोग ठीक अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। इसमें गौतम बुद्ध के, ठीक है, चरित्र पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। फिर आपका अगला प्रश्न है इंडिका के रचनाकार कौन है। इंडिका के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मेगास्थनीज। यह एक इंडिका एक क्या है? यात्रा वृत्तांत है। एक क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है तहकीक हिंद किसकी रचना है। तो तहकीक हिंद अल-बरूनी की रचना है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील किसने बनवाया था। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। अगला प्रश्न है अभिलेखों में अशोक के क्या क्या नाम है। तो क्या क्या नाम है? प्रियदर्शी, देवानंद प्रिय और क्या नाम है? राजा। ये तीन नाम है अशोक के, किनमें? अभिलेखों में। अगला प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति को किस प्राचीन भारतीय शासक ने सबसे पहले अपनाया था। तो किसने अपनाया था? अजातशत्रु ने अपनाया था। अगला प्रश्न है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। किससे था? हर्यक वंश से था। किस वंश से था? हर्यक वंश से था। फिर अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था। तो कौन सा था? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। अगला प्रश्न है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगीर, ठीक है। कहाँ थी? राजगीर थी। और उनकी नवीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था? पटना का।
अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद उसका, ठीक है, मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार। फिर तीसरा कौन था शासक? अशोक। और अंतिम शासक कौन था? वीरभद्र। ठीक है, यह प्रश्न अक्सर पूछता है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? बिंदुसार। तीसरा कौन था? अशोक। और अंतिम कौन था? वीरभद्र। यह प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के, अपने क्या, राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश, ये मौर्य काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? मौर्य काल में ग्राम का मुखिया ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाता था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? उदयन ने किया था। उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके रचनाकार कौन है? हरिसेन। किसने इसका ये किया था? रचना किया था हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। अगला प्रश्न है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18। कितनी है? 18 कुल पुराण है। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ विश्वविद्यालय है? पाकिस्तान में। एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जहाँ देश विदेश से प्राचीन काल में लोग पढ़ने के लिए आते थे। फिर अगला प्रश्न है धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। कब किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? फहयान। गुप्त काल में फहयान भारत आया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा काल? गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।